नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। श्री केदारनाथ और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने की प्रक्रिया जारी। श्री केदारनाथ धाम में 17,45,000 और यमुनोत्री धाम में 6,44,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून स्थित सैन्य धाम का लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रासायनिक आपात प्रबंधन पर 3 नए मॉड्यूल जारी किए। समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। श्री केदारनाथ और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 8:30 पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ बंद होंगे। कपाट बंद करने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से जारी है। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार के पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। यह डोली रात्रि प्रवास के लिए अपने पहले पड़ाव रामपुर पहुंचेगी। विभिन्न पड़ावों से होते हुए डोली 25 अक्टूबर को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। इसके बाद अगले 6 माह तक बाबा केदार के भक्त ऊखीमठ में अपने आराध्य के दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ हरीश चंद्र गौड़ ने बताया कि केदारनाथ धाम में इस वर्ष कपाट खुलने के बाद से अब तक 17,45,000 से अधिक शिव भक्तों ने दर्शन किए हैं। धाम में मौजूद वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ती और केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि इस वर्ष यात्रा बहुत ही सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जो अत्यंत सुखद है। उधर उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। दोपहर 12:30 पर कपाट बंद होने के बाद डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली के लिए रवाना होगी। अब अगले 6 माह तक श्रद्धालु खरसाली में मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर सैन्य धाम का लोकार्पण प्रस्तावित है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियालवाला स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम के कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए यह जानकारी दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने बताया कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे के अवसर पर सैन्य धाम के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सैनिकों के सम्मान में विशाल सैन्य धाम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि यह सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और धामी सरकार के संकल्प का परिणाम है, जिसे पूरा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना जब वो उत्तराखंड में आए थे और परेड ग्राउंड से उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। उन शहीदों के सम्मान में ये विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है, जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और हमने पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेहतर हमने उसको यहाँ पर बनाया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसके मंदिर इसमें है, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर यहाँ दिखाई जाएगी। अमर जवान ज्योति जो लगातार जलेगी, लोगों को प्रेरित करेगी, हमारे शहीदों की वीरता की याद दिलाएगी। रेलवे छठ पर्व पर अगले 5 दिनों में 1,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां नियमित रेल सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। रेलवे इस वर्ष छठ सहित सभी त्योहारों पर आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मजबूत विशेष रेलगाड़ी सेवा चला रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रदेश के 5 आईटीआई को जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। इनमें से एक आईटीआई को हब और 4 अन्य को स्पोक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना है। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी बल्कि उत्तराखंड को एक उभरते औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगी। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस तकनीकी ढांचे का लाभ यह है कि उच्च स्तर की तकनीकी जानकारी और संसाधन एक ही स्थान पर केंद्रित रहते हैं। इससे समय, दक्षता और प्रशिक्षण का स्तर बेहतर होता है। ये हमारी 2 कंपनियों से बात चल रही है, फिलिप्स के साथ भी चल रही है हब एंड स्पोक मॉडल बनाने के लिए, और हमारी टाटा को हमने ऑलरेडी 13 आईटीआईज अपने दे दिए हैं। कोशिश हमारी यही है कि जितने भी हमारे संचालित आईटीआईज हैं, 87 टोटल नंबर हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हब एंड स्पोक मॉडल पे चला सकें। हमने अभी कुछ ही दिन के अंदर अंदर हम टीवीएस के साथ भी अपना एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं, टीवीएस मोटर्स के साथ और टीवीएस क्रेडिट लाइन के साथ, जो कि उत्तराखंड के बच्चों को उत्तराखंड में ही नौकरी लगाएंगे। टीवीएस क्रेडिट लाइन और टीवीएस मोटर्स को जो है हम 2 अपने जो आईटीआईज हैं, श्रीनगर और निरंजनपुर, और उसी के साथ साथ अल्मोड़ा भी हमने उनसे निवेदन किया है कि आप अल्मोड़ा को भी कंसिडर कर लीजिए। हम चाहते हैं कि अगले साल के मिड तक हम 35 आईटीआई तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चला पाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी, अस्पताल पूर्व देखभाल और रासायनिक आपात स्थितियों में चिकित्सा प्रबंधन पर 3 मॉड्यूल जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल मॉड्यूल जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये मॉड्यूल राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य रासायनिक आपात घटनाओं के दौरान समय से और प्रभावी प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों और कार्मिकों को आवश्यक जानकारी और कौशल से लैस करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार निवासी प्रीति नेगी से दूरभाष पर वार्ता कर उनके 12 वर्षीय पुत्र सुशांत नेगी के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। श्रीमती नेगी ने अपने पुत्र, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, के उपचार हेतु सहायता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र प्रेषित किया था। पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से श्रीमती नेगी से संपर्क साधा और बालक सुशांत के उपचार की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। श्री धामी ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ी है और किसी भी असहाय परिवार को अकेला महसूस नहीं होने देगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा सुशांत के उपचार में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर बालक के उपचार के लिए यथाशीघ्र मदद उपलब्ध कराई जाए ताकि उसके उपचार में कोई बाधा न आए। चमोली जिले में देवरा यात्रा भ्रमण पर निकली अनुसुईया देवी की डोली को कल श्रद्धालुओं द्वारा गोपीनाथ मंदिर से पुष्प वर्षा व जयकारे के साथ बद्रीनाथ धाम के लिए विदा किया गया। चमोली जिले की मंडल घाटी में पुत्रदायिनी के रूप में प्रसिद्ध खल्ला गांव की सती माता अनुसुईया देवी 51 वर्षों के बाद दशहरे के पर्व पर अपने गर्भगृह से बाहर आकर 9 माह के देवरा यात्रा भ्रमण पर है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। ऑनलाइन दवाओं पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित होगी। गंगोत्री धाम कपाट बंद होने की खबरों को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर अमर उजाला लिखता है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द, भारत पर 16% टैरिफ संभव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री केदारनाथ और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद किए जाएंगे। कपाट बंद करने की प्रक्रिया जारी। श्री केदारनाथ धाम में 17,45,000 और यमुनोत्री धाम में 6,44,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून स्थित सैन्य धाम का लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रासायनिक आपात प्रबंधन पर 3 नए मॉड्यूल जारी किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।